दोस्तों, केवीएस के जितने भी मेरे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, सबको मेरा प्यारा भरा नमस्कार। देखो सभी अध्यापक कि हमें जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं लेसन आपको करवा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से ही करवा रहा हूँ। वो एक भी चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही आजकल चीज़ें उठाई जाती है और वहाँ से ही दावा हो सकता है कोई चीज़ का हम अगर करेंगे तो भी कोर्ट में अगर करने हमें जाना पड़ा मान लो किसी प्रश्न को लेकर या कोई चीज़, तो यहीं से दावा हो सकता है। बाकी आप कहीं से ही पढ़ लें, उससे मैं ये नहीं कह रहा आप नए पढ़ें, जहाँ से मटेरियल मिले आप पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक का हमें एक एक पेज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी प्रश्न वो उठा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई और आपका सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ कहिए। और रही बात, मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन क्लास लगाने के साथ में कि हम मिल बैठ के सारे एक साथ मिल के पढ़ें और पढ़ाई हो आपकी। तो सभी दोस्त एक बार फिर से हम आज तीसरा लेसन करेंगे क्लास 6 का नादान दोस्त। बहुत ही प्यारा लेसन है, साथ में प्रश्न आंसर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। हम एक एक चीज़ इसमें से उठाएंगे और लास्ट तक मीनिंग और प्रश्न, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न सब इसमें डाले हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। नादान दोस्त में सबसे पहले लिखा किसने है, लेखक कौन है, इसके प्रेमचंद है, ठीक है। केशव और श्यामा भाई बहन थे इसके अंदर। उनकी घर की छत के ऊपर कॉर्निश पर होता है जहाँ पे वो अंडे रखने का स्थान, जो मुंडेर के ऊपर कोई ऐसा बना होता है कॉर्निश, जहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे, या एक चिड़िया घोंसले टाइप हम कह सकते हैं। वे दोनों प्रतिदिन सुबह आंखें मिलाते कॉर्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को देखते रहते थे। उन्हें अपने नाश्ते की सुध नहीं रहती थी। वे नाश्ता भी नहीं करते थे और अंडे कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे हैं, कितने बड़े होंगे, बच्चे कब निकलेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। पर अम्मा और बाबूजी का जवाब देने का समय न था। इनका जवाब उनके माता पिता देते नहीं थे। श्यामा छोटी थी, याद रखना। कौन बड़ा था? उसका भाई जो केशव था वो बड़ा था। दोनों का नाम पूछ सकता है। अपने भाई से प्रश्न पूछ लिया करती थी और केशव बड़ा होने के कारण कुछ न कुछ जवाब अवश्य देता था। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय में परेशान थे। उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मतलब होता है इच्छा, ठीक है ना, जानने की इच्छा। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे, यह सोचकर दोनों परेशान हो उठे। दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने और एक कटोरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशानी न होना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी थी। कुछ कटोरी में पानी और चावल के दाने, ये प्रश्न आ सकता है। इस काम के लिए श्याम ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी में साफ करके उसमें पानी भर लिया और घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का इंतजाम किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उन कॉर्निश पर बच्चों ने जो छाया करने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का इंतजाम किया। गर्मी के दिन थे, उस समय क्या पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी या सर्दी पड़ रही थी, तो आपसे पूछा जा सकता है गर्मी के दिन थे या सर्दी के। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला लिया, दरवाज़ा बंद करके खुद भी सो गई। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में नींद नहीं थी। वे चिटकनी खोलकर चुपचाप बाहर आ गए थे। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखकर कॉर्निश तक पहुंच गया। श्यामा स्टूल को पकड़े थी। स्टूल हिलते ही केशव को परेशानी होती थी। वह किसी तरह कॉर्निश तक पहुंच गया। कॉर्निश पर हाथ रखती दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने फटे पुराने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए और टोकरी को लकड़ी से टिकाकर अंडों पर छाया कर दी और उसके बाद में ही चावल के दाने और पानी भरी कटोरी रखकर उतराया। श्यामा भी अंडे देखना चाहती थी। वह गिरने के डर से केशव ने उसे ऊपर नहीं चढ़ने दिया। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी। वे दोनों सो गए। 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कॉर्निश के पास गए। दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं। उसमें से उजला उजला पानी निकल आया था। इतने में अम्मा जी ने आकर पूछा, वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? ये किसने पूछा था? ये प्रश्न आ सकता है कि वहाँ धूप में क्या कर रहे हो, ये किसने पूछा? केशव ने, श्यामा ने, उसके फादर ने, उसकी मदर ने। तो उसकी अम्मा जी ने पूछा, याद रखना। टूटे अंडे को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुमने इसे छुआ होगा। श्यामा ने सोचा, भैया ने अंडे ढंग से नहीं रखे इसलिए अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने अम्मा से कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था
तब उन्हें अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो गए, गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। सेती का मतलब होता है उसको गर्मी देना, मतलब उसके अंडे के ऊपर बैठ कर गर्मी देना। केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव के यह बताने पर कि अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि सिर इसका पाप पड़ेगा, ये किसके सिर पर पाप पड़ेगा या क्यों पड़ेगा, क्या कारण था। तो अंडे छूने का इस तरीके से ऑप्शन बना देगा, ठीक है ना। और अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे। अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस कर रोता रहा और दोनों चिड़िया वहाँ से फिर नहीं दिखाई पड़ी। तो कठिन शब्दों में हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कठिन शब्द में से कुछ ना कुछ चीज़ आ सकती है। तो ये कॉर्निस देखो, दीवार का सबसे ऊपरी भाग का बाहर निकला हिस्सा या कंगनी जिसको कहते हैं, जो छज्जा जिसको कह सकते हैं, वो आ जाएगा। सुध मतलब याद होता है, फुर्सत मतलब आराम होता है, तसल्ली मतलब होता है दिलासा देना, पर मतलब पंख होता है। पर और कर में ध्यान रखना, पर होता है पंख और कर्म होता है हाथ, ठीक है। और बेचैन मतलब होता है अधीर मतलब बेचैन, पेचीदा मतलब कठिन या मुश्किल होता है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अधीर मतलब होता है बेचैन। आकुल अंदाजा मतलब अनुमान होता है। स्वीकृत मतलब मंजूर होता है। प्रस्ताव मतलब होता है बातचीत का विषय या मुद्दा। चाव मतलब रुचि रखना। आंख बचाकर चुपके से, मतलब आंख बचाकर मतलब चुपके से। उधेड़बुन मतलब समस्या का हल खोजना। उधेड़बुन में समस्या का हल खोजना ये होता है। हिकमत होता है तरीका, ये आ सकता है देखना, ये नया शब्द है हिकमत। हिकमत का मतलब होता है तरीका या उपाय। हिफाजत मतलब होता है सुरक्षा। कई मतलब होता है कितने, ठीक है। कसूर मतलब गलती। लू मतलब गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवा। चेहरे का रंग उड़ना, ये मुहावरा देखना, ये प्रश्न पूछ सकता है। घबरा जाना, चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। छोटी छड़ी को अजवाणी शब्द है ये, सोटी लाना, बच्चे को मारने के लिए यूज करते हैं ना, जब बच्चे को, भैंस को, गाय कुत्तों को जो करते हैं। लाठी जिसको हम दूसरा शब्द कह सकते हैं। तरस आना मतलब दया आना। भीगी बिल्ली बनना, डर के मारे कुछ न बोलना। भीगी बिल्ली बनना, ये भी मुहावरा ध्यान रखना। भीगी बिल्ली बनना, डर के मारे कुछ न बोलना। अफसोस मतलब होता है दुख। सत्यानाश करना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना। अब इस पाठ में हम प्रश्न शुरू करेंगे, कुछ आए हैं जो, ठीक है। पहला प्रश्न ये पूछेगा आपसे, पाठ का लेखक का नाम क्या है और पाठ का नाम क्या है। नादान दोस्त कौन सी कक्षा का है, 6th क्लास का। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है। तो नादान दोस्त पाठ के लेखक है वो क्या है, प्रेमचंद जी है। केशव के घर में किस हिस्से में चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव घर में कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। किस चीज़ पर, तो कॉर्निस जो मकान का बाहर निकला हुआ हिस्सा ऊपर का। केशव और श्यामा के मन में अंडे को देखकर क्या सवाल उठते थे। केशव और श्यामा के मन में अंडे को देखकर कई तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ये सब इनके सवाल आएंगे। यहाँ से प्रश्न कुछ भी बना सकता है वो, तो इसलिए हम एक एक प्रश्नों को भी यहाँ से देखेंगे, बड़े प्रश्नों छोटे प्रश्नों को भी। अम्मा और बाबूजी उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते थे। अम्मा को घर के काम धंधे था, बाबूजी को पढ़ने लिखने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए वे उनका सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी। पाठ और लेखक का नाम फिर आ गया। ये एक एक पैराग्राफ के बाद है, प्रश्न उनके बीच बीच में से प्रश्न निकले हुए देखना, ठीक है। दोनों बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी। अम्मा के दोनों सोने के बाद दोनों बच्चे अंडों के पास जाकर उनकी हिफाजत मतलब होता है रक्षा करना के उपाय करना चाहते थे, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी, ठीक है ना। केशव कॉर्निस तक कैसे पहुंचा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा के लाएगा, लेकिन जब उससे भी काम न चला तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी और वहां तक पहुंच गया। श्यामा स्टूल को अच्छी तरह से क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। श्यामा स्टूल को अच्छी तरह नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि उसका दिल कॉर्निस पर था, उसका ध्यान बार बार उधर चला जाता था, वो हाथ ढीले पड़ जाते थे, ठीक है। तो ये था आपका। और उसके बाद में आगे हम देखें, पाठ का लेखक का नाम देखो, नादान दोस्त लेखक फिर आ गया। कॉर्निस पर केशव ने क्या देखा। कॉर्निस पर केशव ने देखा कि कॉर्निस पर केशव ने देखा कि थोड़े तिनके बिछे हुए थे, उन पर 3 अंडे पड़े हुए थे। कितने अंडे थे, ये पूछ सकता है कि कॉर्निस पर कितने अंडे पड़े थे। 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। ऑप्शन 4 बनाएगा, तो 3 अंडे पड़े थे। केशव ने उन तीनों अंडों को किसके ऊपर रखा। केशव ने श्यामा से चिथड़े लाने के लिए कहा तो वह पुरानी धोती का एक टुकड़ा ले आई। केशव ने उस कपड़े की कई तरह की गद्दी बनाकर उस तीनों अंडों को उस पर रख दिया। तो वो किस कपड़े का यूज किया, तो ये आ सकता है, तो पुरानी धोती के टुकड़े का प्रयोग किया गया था। केशव ने चिड़िया व उसके अंडे से निकलने वाले बच्चों को धूप से बचाने और खाने पीने का क्या प्रबंध किया। उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी के द्वारा छाया का प्रबंध किया गया, साथ ही टोकरी के नीचे पानी की प्याली और चावल रख दिए थे, ठीक है। ये था आगे। उसके बाद में अंडों के बारे में केशव और श्यामा किस तरह के सवाल थे, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, केशव और श्यामा ने चिथड़े
और टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? केशव और श्यामा को अंडों से बहुत लगाव था। वे अंडों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए केशव ने श्यामा से चित्र, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर रखा। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करी या नादानी करी? केशव और श्यामा ने अपनी तरफ से चिड़िया के अंडों की रक्षा की। उन दोनों ने उसे चिड़िया के और अंडों की धूप से बचाने और खाने पीने का प्रबंध किया, पर यह नहीं पता था कि ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें फोड़ देगी। केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? ये सब, अब उनमें कितने बच्चे निकलेंगे वो सब हमने पहले प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? दोपहर के समय में माँ पहले दोनों को सुलाकर सोती थी। वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप बच्चों की देख सकते थे। जब वे बाहर आकर चुपचाप बच्चों को, यानी चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। यहाँ प्रश्न बना सकता है कि जब वो बाहर आकर चुपचाप बच्चों को देख सकते थे, कौन? उसकी मम्मी या चिड़िया के बच्चों को? किसके? तो चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती, इसलिए वे दोनों दोपहर में बाहर निकल आए। उन्होंने माँ के पूछने पर बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि केशव और श्यामा एक दूसरे की पिटाई नहीं चाहते थे। वे दोनों इस कसूर में बराबर के हिस्सेदार थे। अगर आपसे पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसका शीर्षक क्या दोगे? अगर आपसे पूछा जाए उसका शीर्षक क्या है तो आप क्या दोगे? तो उसका शीर्षक होगा बच्चों की नादानी या अंडों की हिफाजत हो सकता है। यानी इसका शीर्षक क्या हो सकता है? या तो बच्चों की नादानी या इसका मतलब अंडों की हिफाजत। ये दो इसके शीर्षक हो सकते हैं। ये आ सकता है बच्चों की नादानी और अंडों की हिफाजत। उसके बाद हम आगे चलेंगे। कुछ अनुमान लगाने वाला प्रश्न है, ठीक है। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी बरसात के दिन होते तो क्या होता? तो अगर बरसात के दिनों होते तो कॉर्निस पर चिड़िया के अंडे होते और इन अंडों को पानी से भीगने और बाहर गिरने से बचाना होता। अगर सर्दी के दिन होते तो इतनी सर्दी में चिड़िया और अंडों का सर्दी से ओस से पहले पाले से बचाना पड़ता और उनके लिए भोजन और पानी का इंतजाम करना। ये अनुमान और कल्पना वाले जो प्रश्न है ना, मैं आपको बता दूं, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई पैसेज अगर वह दे देगा कहानी में से उठा के, तो उसमें से ऐसे ही प्रश्न बनाएगा कल्पना वाले, क्योंकि फिर हमें दिमाग से सोच के उसके आंसर देने पड़ते हैं। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों से मिलकर बात करनी है। तो क्योंकि दोनों चिड़िया इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उनको अंडे की बात सुरक्षित नहीं थे। उन्हें डर था कि यदि वे यहाँ रहे तो अगली बार भी उनके साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए वे दोनों से वहाँ से जंगल की ओर चली गई। फिर वे जंगल की ओर चली गई। तो चिड़िया कहाँ चली गई थी? जंगल की ओर। केशव और श्यामा, ये छोड़ो, इसको छोड़ो। इसके बाद में देखो, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली। ऊपर दिए उदाहरण मैंने का प्रयोग किया श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से आई है। तो नीचे दी गई वाक्य में 3 प्रकार के पुरुष सर्वनाम, ये सर्वनाम के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ये आपके जो है ना चीज़, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मैंने इसमें डाली है, देखना। ये एनसीईआरटी में दी हुई चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है दीपू वाले में से, देखना, ये नहीं कहानी में से आएगा। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़ी दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? ठीक है। तो एक दिन ये सब उन्होंने, देखो ये सर्वनाम के निशान लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें उन्होंने, ये अन्य पुरुष होता है। उन्होंने मतलब हमारे सामने नहीं है। उनकी मतलब ये भी अन्य पुरुष है। उसने, यह भी अन्य पुरुष है। और मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष बोलते हैं या प्रथम पुरुष इसको कहा जाता है। मैं और हम दो आते हैं इसके अंदर। एक तो मैं आता है, अपने लिए यूज़ करता है, यानी बात को कहने वाला जो होता है वो अपने लिए दो शब्द यूज़ करता है, मैं और हम। बात को सुनने वाला तुम और आप, वो अपने सामने वाले के लिए क्या वर्ड यूज़ करेगा? तुम और आप यूज़ करता है। और बाकी जो हो गया, वे लोग जो मुझे कल मिले थे वो बहुत ईमानदार थे। तो मैं अन्य पुरुष का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी जो हमारे सामने नहीं है। एक वह भी होता है, वह, ये भी बहुत बार कन्फ्यूज़ करते रखना, क्योंकि यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, ठीक है, और ये अन्य पुरुष में भी जाता है। तो वो आपको सेंटेंस को देख के देखना है। अगर सेंटेंस में कोई बात हमारे सामने हो रही है कि वह लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो लड़का सामने है। आपको कॉमन सेंस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि वह लड़का जो मुझे कल मिला था बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे फ़र्क हो गया, ध्यान रखना, तो वो अन्य पुरुष में जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद मैं आपका देखो, आप मध्यम पुरुष मैंने अभी आपको बताया, और मैं मुझे क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। अब मुझे उत्तम पुरुष क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न। देखो मैंने लिखा मैं वो जो होता है ना, इसके प्रोनाउंस होते हैं अलग, ठीक है ना, जैसे मैं, मेरा, मुझको, ठीक है ना, ये लिखा नहीं जा सॉरी, मुझको, ये सारे मैं के ही प्रोनाउन हैं। मेन जो सर्वनाम है वो मैं है, इसके ये मेरा, मुझको, मुझसे, तो ये सारे के सारे आपके किस में जाएंगे, उत्तम पुरुष में जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं कह दूँ हम भी, तो हम एक मेन सर्वनाम आ गया उत्तम पुरुष का, इसमें भी हम, हमारे, हमको, हमसे, ये भी किस में जाएंगे, उत्तम पुरुष में जाएंगे। ऐसा कोई शब्द आपका आए तो ध्यान रखना। ऐसे ही आप में आ जाए, आप मध्यम पुरुष होता है, क्योंकि सामने वाले के लिए हम यूज़ करते हैं तुम और आप, तो आप अपने आपके आपको इस तरीके से जो आए तो वो भी किस में जाएगा, वो मध्यम पुरुष में जाएगा। और तुम जो आगे, तो तुम, तुम्हारा, ये मेन है तुम, इसके आगे लिखा है तुम, तुम्हारा, तुमको, तुझको, ये सब आ जाए तो ये किस में जाएगा, मध्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होगी। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें, इसलिए इनमें से प्रश्न यहीं से उठाएगा, देखना ग्रामर का प्रश्न अगर उठाएगा तो। आगे देखो, ये रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषण यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण होते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो, उनके वाक्य बनाओ। तो ईमानदार, राम ईमानदार लड़का है। बाहरी, घर की बाहरी दीवारें गंदी है। नीला, उसकी कमीज का रंग नीला है। सुगंधित, यह पुष्प या सुगंधित फूल है। ये गुणवाचक विशेषण की, ये उदाहरणों का आप याद ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में दिए उदाहरण, तो इनमें से कोई हो सकता है एज इट इज दे दे और आपसे विशेषण पूछ ले, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ईमानदार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ईमानदार हो जाएगा, यहाँ पे बाहरी हो जाएगा, बाहरी दीवार गंदी है, ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण है बाहरी। ये स्थानवाचक, गुणवाचक में देखो स्थान का बोध करा रहा है, अंदर बाहर का, ठीक। नीला मतलब उसकी कमीज का रंग नीला है। सुगंधित मतलब फूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में देखो, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। यह शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बताते हैं कहने, बोलने, उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है, हाँ ये भी याद रखना, जिसमें कर लगा हो, ठीक है ना। झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, तो ये किस में आता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की में ही जाएगा ये आपका, ठीक है। तो कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है, ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। तो अब तुम भी इस 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे वाक्य में प्रयोग करना है, झुंझलाकर, अपराधी ने जज को झुंझलाकर जवाब दिया। बनाकर, तुम रोनी से सूरत बनाकर क्यों घूम रहे हो। घबराकर, ये तो वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो ये भाई इस तरीके से प्रश्न बनेंगे और इस तरीके के प्रश्न आएंगे, मैं आपको बता दूं एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा। अब ये प्रेमचंद की जो कहानी है निदान दोस्त, तो ठीक है ना, ये भी एक ध्यान रखना कि ये जो प्रेमचंद की कहानी है क्या है, ये कहानी है रखना नादान दोस्त। सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है, ये आपसे पूछ सकता है, ये जो नीचे प्रेमचंद की जो कहानी है वो किसका अंग है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह का किसका है, ये सत्याग्रह का अंश है। देखो प्रश्न के अंदर ही उत्तर मिल रहा है हमें। नीचे प्रेमचंद की कहानी है जो उसका किसका है, सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे जाओगे, विराम चिन्हों का बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम वाक्य के अनुसार, ये विराम चिन्ह लगाने का सिस्टम है, ये ऐसा प्रश्न आपने नहीं आ सकता। बाकी ये प्रश्न ध्यान रखना कि सत्याग्रह को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो केशव के घर कॉर्निस के ऊपर क्या था, चिड़िया, चिड़िया के अंडे, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के पंख, तो चिड़िया के अंडे होंगे इसमें, ठीक है। केशव और श्यामा सवेरे कहाँ पहुँच जाते थे, कॉर्निस के सामने, कॉर्निस के सामने पहुँच जाती थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अंडे कितने बड़े होंगे, यह प्रश्न किसके मन में उठता, ये मन किसके मन में उठता था, केशव के, श्यामा के और किसके मन में था, ये बताइए आप। केशव के कॉर्निस के सामने पहुंचे, केशव और श्यामा दोनों के उठता था, ये देखना, ठीक है ना, केशव और श्यामा के दोनों के। अम्मा को किस बात से फुर्सत नहीं थी, अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। बच्चे अपने दिल को किस प्रकार तसल्ली देते थे, आपस में बातचीत करके, आपस में झगड़ा करके, इधर उधर देखकर, आपस में सवाल जवाब करके। आपस में सवाल जवाब करके या बातचीत करके वो एक दूसरे से क्या कर लेते थे, सवाल जवाब करके, मतलब बातचीत नहीं कि हम सवाल जवाब करेंगे इसके अंदर, आपस में सवाल जवाब करके वो अपनी चीज़ों को देख लेते थे, ठीक है। इस प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम बताइए, पाठ का नाम निदान दोस्त आई
अम्मा क्या कर रही थी? काम कर रही थी, सो रही थी, बैठी हुई थी, कहीं जा रही थी? सो रही थी, अम्मा सो रही थी जब वो बाहर निकले थे। कॉर्निश तक पहुंचने के लिए केशव किस पर चढ़ा? केशव है वो दीवार पर, स्टूल पर, चौकी पर, छज्जे पर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? इसमें हम लिखेंगे कि वो जो स्टूल पे चढ़ा था, स्टूल था ना उसके ऊपर चढ़ा था, उसके नीचे वो था, ठीक है ना। आगे देखिए, स्टूल क्यों हिल जाता था? वह ऊंचा था, वह टेढ़ा मेढ़ा था, वह टूटा हुआ था, उसकी चारों टांगें बराबर न थी। तो वह ऊंचा था, वह टेढ़ा मेढ़ा था, वह टूटा हुआ था और उसकी चारों टांगें बराबर न थी। तो स्टूल पर चढ़ा था वो, लेकिन उसकी चारों टांगें बराबर नहीं थी, इसलिए वो इधर से उधर हो जाता था। श्यामा का ध्यान बार बार कहाँ चला जाता था? जो श्यामा थी उसका ध्यान है वो कॉर्निस पर चला जाता था। केशव के कॉर्निस पर हाथ रखते ही क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई, चिड़िया जाग गई, चिड़िया गिर गई, चिड़िया मर गई, चिड़िया उड़ गई। उसके बाद श्यामा ने नीचे से क्या पूछा कि भैया अंडे कैसे हैं, कि चिड़िया है कि नहीं है, क्या पूछा इनमें से? तो कॉर्निस पर चिड़िया उड़ गई कि बच्चे हैं भैया। क्या पूछा था? कि बच्चे हैं भैया, कि बच्चे हैं है भैया। ये अंडे नहीं किए बच्चे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। श्यामा नीचे से क्या पूछा? केशव ने अंडों के नीचे क्या बिछाया? पुरानी धोती के गद्दी बनाई थी उसने, 3-4 लपेटा मार के उसको वहाँ रख दिया था। केशव ने टोकरी से क्या किया? अंडों टोकरी में रख दिए, चिड़िया के लिए दाना रखा, पानी भर दिया, अंडों पर छाया की, अंडों से छाया की। केशव ने टोकरी के नीचे क्या रखा था? दाना और पानी रखा था या चावल और पानी रखा था? तो चावल पानी मैंने आपको पहले ही कहा था, ये ऑप्शन आएगा। ये आगे देखो, पानी और चावल रखा था। और बाबूजी गए थे, बाबूजी कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे। बाबूजी कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे। ये प्रश्न छोटा सा बना सकता है। इसके बाद में देखो, सवेरे होते ही आंखें मले केशव व श्यामा कॉर्निस के सामने क्यों पहुंच जाते थे? सवेरे होते ही आंखें मले केशव व श्यामा कॉर्निस के सामने इसलिए पहुंच जाते थे क्योंकि कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वो सब आपको पता लग गया। बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? ये शब्द किसने किससे क्यों कहे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रखना, ये एग्जाम में बनाएगा पक्का। बच्चों को क्या खिलाएगी? ये शब्द श्यामा ने अपने भाई केशव से कहे थे। उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वह जानना चाहते थे कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी? सारे बच्चों का ही। तो कुछ दया की भावना की जो बात हो रही है वो ध्यान रखना, वो ज़्यादातर श्यामा ने करी है। श्यामा और केशव ने चिड़िया के बच्चों की भूख शांत करने, प्यास बुझाने के लिए क्या उपचार किया था? तो उनको लिए वो चावल और एक प्याले में पानी रख दिया था, ठीक है। केशव ने श्यामा को क्या कहकर चिड़िया के अंडों को नहीं देखने दिए? केशव ने श्यामा को, तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी, अम्मा जी कहेगी तूने इसे ऊपर चढ़ाया होगा, तू अंडे देकर क्या करिए? अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, ठीक है। माँ ने अंडों के टूट जाने के पश्चात केशव से क्या कहा? माँ ने केशव से कहा कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम है कि छूने से चिड़िया के अंडे हैं वो गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती है, इसका पाप से सिर पड़ेगा, तूने एक साथ 3-3 जाने ली है। किसने किससे कॉर्निस पे चित्र, टोकरी और दाना पानी मंगवा कर रखा था? केशव ने रखा था, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद में रन दोस्त में अंडों के बारे में केशव और श्यामा कैसे तसल्ली करते हैं? सवाल जवाब करके। ये देखो प्रश्न आ गया ना, ये जो अभी ऑप्शन आया था, सवाल जवाब करके एक दूसरे की तसल्ली करते हैं। केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अंडों के बारे में तसल्ली करते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा फटे पुराने कपड़ों की गद्दी बनाकर ऊपर रक्षा करी, लेकिन वो नादानी उनसे जानबूझ के हो गई। टोकरी को लकड़ी और टिकाकर अंडों पर छाया कर दी और पास में चावल के दाने और पानी की कटोरी रख दी, ठीक है। उसके बाद में अब ये आपको पता ही है कि उसने रक्षा कैसे की। श्यामा चिड़िया के बच्चों की भूख शांत करने के लिए माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। बच्चों को धूप से बचाने के लिए श्यामा कूड़े की टोकरियाँ छत बनाने के लिए उठा लाया। ये कौन जो टोकरी थी ना, वो कूड़े की टोकरी थी, याद रखना। जब केशव दाना पानी टोकरी आदि रखने के लिए कॉर्निस पर चढ़ने का प्रयास करने लगा तो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ कर खड़ी थी ताकि वो केशव नीचे न गिर जाए। स्टूल की जो चारों टांग थी वो छोटी मोटी थी, रखना, एक छोटी थी फिर बड़ी ऐसे थी ताकि वो गिरने का भी डर था। केशव ने स्टूल पर चढ़कर कॉर्निस पर क्या देखा? केशव ने कॉर्निस पर देखा कि थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े। कितने अंडे पड़े हैं? 3। और उस पर क्या बिछे हुए? तिनके बिछे हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। केशव ने अंडों को उठा के पुराने कपड़े पर रखा, फिर छाया के लिए उन अंडों पर टोकरी उल्टी करके रख दी और उसे दाने और पानी की प्याली से टोकरी के नीचे रख दी, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया। नादान दोस्त कहानी पढ़कर बच्चों को किस प्रकार मानसिकता का पता चलता है? नादान दोस्त कहानी के नाम से स्पष्ट है कि बचपन में बच्चे नादान होते हैं। दोस्ती, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति आदि से कोई लेना देना नहीं होता है।
उनके लिए अच्छाई बुराई का कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता है, वे नासमझ अबोध होते हैं। इस कहानी में कैसे वो चिड़िया श्यामा चिड़िया की मदद करना चाहते थे, वे उसके अंडों की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करते, परंतु जब कुछ उल्टा हो जाता है तो वो अंडे टूट जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिए, हम आपको इसी तरीके से हर एक लेसन के वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कौटिल्य एजुकेशन हब और KVS के सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे और 16 नंबर लेसन हमने पहले कर लिया है, क्योंकि वो छोटा लेसन था। वन के मार्ग आपने देखा होगा, वन के मार्ग है वो हमने पहले कर लिया है। अब हम करेंगे नौकर, ठीक है। तो नौकर 15 नंबर लेसन है, उसके बाद एक लेसन बचेगा 17 नंबर और कुछ आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक नौकर पाठ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आश्रम में गांधी जी के ऊपर है ये सारा, टोटल महात्मा गांधी के ऊपर है, उनकी दिनचर्या के बारे में वर्णन किया गया है। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, उसमें भी वे प्रतिदिन सुबह अपने, क्योंकि आपने पता है बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर रखी थी महात्मा गांधी जी ने, वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम है और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन मतलब बहुत बारीक मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। आपसे पूछ सकता है कि पिसाई का काम कहाँ जारी रखते थे? साबरमती आश्रम में। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बंटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। ये साबरमती आश्रम का एक उदाहरण है। और गेहूं पीसने से पहले उन्होंने बीन कर साफ कर वे जोड़ देते थे और कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देख उसे मिलने वाले लोग हेत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत में अंत में बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू ने कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो थाली से गेहूँ बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद थक गए और गांधी जी से विदा मांग के चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते और रसोई या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों से आड़े हाथों लेते थे। उन्हें सब्जी फल अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी ने कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें भी खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे और इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिणी अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई में बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने में काम अपने ऊपर ले लिया। इस पतीलों को पहनने में खूब काली लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई और उन्हें पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। उनकी पत्नी कस्तूरबा वो आ जाती है और बोलती है कि यह आपका काम नहीं है, इसे करने को तो और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा से उनके बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी का संतोष नहीं होता था। एक बार वे जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम में असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझ कर चांदी की तरह चमका देते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उसमें वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तमुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत नया आया हुआ को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और वह पता लगाने
गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठा रखने जा रहे हैं। ऐसे थे महात्मा गांधी जी। आश्रम के बाहर बने कुएं में पानी खींचने का काम भी रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे। वे चक्की पर आटा पीसने काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे मोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए और बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब बिल्कुल आचारी न हो तब गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा गांधी ये बूढ़े होने के कारण उनके अपने हिस्से के दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उन्हें हर प्रकार का काम करने में अद्भुत अक्षमता और शक्ति थी। वह थकान का भी नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोआर युद्ध के दौरान आपसे पूछ सकता है कि ये बोआर का युद्ध कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में होता है। उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25 से 25 मील तक ढोया था। कितने मील ढोया था ये पूछ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बोआर युद्ध में घायलों को गांधी जी ने कितने मील तक ढोया था? 25। वह घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर कई मील पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोलस्टॉय बाड़ी में रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहते थे गांधी जी? ये प्रश्न आ सकता है। टोलस्टॉय बाड़ी में रहते थे। तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील पैदल चलते थे। देखो, गांव में अगर काम होता तब 42 मील चलते थे, युद्ध में 25-25 मील चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते करते शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी उनके साथ उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब में भराई का काम चल रहा था जिसमें महात्मा गांधी साथ लगे हुए थे। सुबह काम खत्म करने के लिए फावड़े कुंदाल टोकरियों के लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं गांधी जी उनके लिए तस्करियों के नाश्ते के लिए तैयारी फल आदि तैयार कर रखी है। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करें? गांधी जी ने मुस्कुराते उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था तो मैंने कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी प्रवासियों की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों को एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण दिया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। 30 से 2 बजे तक एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियों धोने और सब्जी साफ करने में अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को उपनेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम में भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। गांधी दूसरों से काम लेने बहुत सख्त थे, लेकिन अपने दिल के दूसरे काम करवाना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी और सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर पूछा, गांधी के हाथ से बुहारी ले ली? जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में भी पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते समय अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। और नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी। इन दोनों में को यह न मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उसमें गांधी की अवस्था थी वो 78 वर्ष थी। 78 वर्ष के थे जब गांधी जी। आपको ये पूछ सकता है कि गांधी जी जब खाकरा बना रहे थे तो उनकी उस वक्त खाकरा बनाते हुए उनकी गांधी की अवस्था जो थी वो कितने साल की थी? 78 वर्ष। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वे अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद, कितने माह बाद? 2 माह बाद कभी किसी की दाई के बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखते थे। वे मानते थे बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते हुए खाना पीना उनको खिलाते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल में छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं है। उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उनके चैन नहीं लेने देता था और रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी दिन रात उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया था और सारे दिन बड़ी मेहनत करते सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और श्रीमती पोलक को बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे
मतलब जो उनका बच्चा था श्रीमती पोलक का, उनके बच्चे को उठा के अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख देते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला देते, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने पर बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया और गांधी अपने बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनके भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी कहलाने से पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में बात आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। उन्होंने गंदे पखाने साफ किए थे। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा था, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेताजी ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, इनका जवाब लिख लेना। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई काम भी करने को तैयार हूं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्हें नेता के कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवाओं को काम में खुशी मिलती थी। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने के लिए आवश्यकता होती तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना, नौकर को हमें वेतन भोगी मजदूरी अपने भाई के समान मानना चाहिए। उन्होंने कुछ कठिनाई हो सकती थी, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश व्यर्थ निष्फल नहीं हो जाएगी। उन्होंने यह मालूम था कि किसी भी नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों उनको सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था, चौथा पैखाने को साफ करता था। एक बार ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था तो 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी देखा, इंग्लैंड के ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज ने घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने करवाया था। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी चलने लगे तब घरों के नौकरों ने उन्हें विदा दी और कहा, मैं कभी किसी को अपने नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है प्रतिदिन देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ये लेखिका है वो अनु बंदोपाध्याय है, ध्यान रखना। हम लेखिका का थोड़ा परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्न आंसरों करेंगे। अनु बंदोपाध्याय 1917 में जन्म हुआ था, 2006 में इनकी डेथ होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक काम में भी गांधी जी की अभिनव सहयोगी रही। इन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया था। ये आपसे पूछ सकता है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के रूप में किसने काम किया था? अनु बंदोपाध्याय ने। और बहुरूपी गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्होंने गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो ये था गांधी जी का परिचय। अब हम इनके प्रश्न आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम। प्रश्नों के यहाँ से चलते हैं। पहला प्रश्न अपना है, पाठ और लेखक का नाम क्या है? आपको पता ही है, पाठ है नौकर और लेखक का नाम है अनु बंदोपाध्याय। आश्रम में गांधी जी कैसे काम करते थे? आश्रम में गांधी जी ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। साबरमती आश्रम में आटा कौन पीसता था? गांधी जी पीसते थे। गांधी जी प्रतिदिन सुबह क्या क्या करते थे? साबरमती आश्रम में आटा गांधी जी कस्तूरबा और उनके लड़के पीसते थे। तो आगे देखें, कोपनधारी हैरत बिन्ना शब्दों के अर्थ लिखिए। देखो, कोपनधारी क्या होता है? धोती पहनने के एक विशेष ढंग के कारण यह विशेषण गांधी जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ होता है लंगोटी धारण करने वाला। तो आपसे पूछ सकता है, कोपिनधारी का मतलब क्या होता है? तो लंगोटी धारण करने वाला, या ये कोपनधारी शब्द है, ये क्या है? ये विशेषण है, ध्यान रखना। इसमें भी 2 चीज़ें ध्यान रखना, हैरत मतलब हैरानी और बिन्ना मतलब चुनना। उसके बाद गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों को सेवा करने के लिए क्या काम दिया? गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से कहा, अगर आपको पास समय है तो थाली में से गेहूं बीन दो। कॉलेज के छात्रों को गांधी जी से कैसे काम करने, सेवा मिलने की उम्मीद थी? यह कोई पढ़ने लिखने का काम मिलने की उम्मीद थी। तो कुछ कठिन शब्दार्थ है, पहले हम उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। इनमें से कोई प्रश्न कई बार आ जाता है। बैरिस्टर मतलब वकील वाला काम होता है। कार्यकर्ता मतलब काम करने वाला। फौरन मतलब होता है तुरंत। बीनकर मतलब हाथ से चुनना। हैरत मतलब होता है आश्चर्य। गर्व मतलब घमंड। ताड़ लेना मतलब पूर्व अनुमान कर लेना। आगंतुक मतलब होता है मेहमान आने वाले। चारा न होना, उपाय न होना, विदा मांगना, चलने की अनुमति लेना। हाजमा पाचन शक्ति, बेस्वाद बिना स्वाद के।
और मांझ का मतलब रगड़ कर, नवागत मतलब नया आने वाला, ठेस लगना मतलब दुख पहुंचाना, अद्भुत मतलब होता है विचित्र, अनुकरण मतलब नकल करना, बुहारना मतलब होता है साफ करना, निपुण मतलब कुशल, अवस्था मतलब एज होती है, अनिवार्य मतलब जरूरी, काकुरन काम करने वाले, काकुरन का मतलब होता है काम करने वाले, सामर्थ्य मतलब शक्ति। और तो इसके अंदर ये द्वारा हम कठिन शब्दों को हमने पढ़ लिया। प्रतिदिन निष्फल में बिना फल के, और इसमें अव्ययी समास होता है। और प्रतिदिन ली गई वस्तु के बदले वापस, प्रतिदान का मतलब होता है ली गई वस्तु के बदले वस्तु वापस देना। एक वस्तु विनिमय भी होता है, ऐसे ध्यान रखना। वस्तु विनिमय और प्रतिदान दोनों एक जैसे होते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देना और लेना। तो पाठ लेखक का नाम है नौकर व अनुपाध्याय। आश्रम का क्या नियम था? आश्रम का नियम था सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। एक दिन गांधी जी ने अपने ऊपर क्या काम लिया? एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम लिया। जेल में मिले मददगार को गांधी जी ने क्या बताया? जेल में मिले मददगार को काम से असंतुष्ट होकर गांधी जी ने बताया कि खुद लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो बोआर युद्ध कहाँ होता है? पहली बात तो दक्षिण अफ्रीका में। दौरान गांधी जी ने क्या श्रम किया? वहाँ पे 25-25 मील दूर है वो घायलों को स्ट्रेचर पर लेकर गए थे। बस मोटी मोटी चीज़ आपको याद रखनी है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कितना पैदल चलते थे? दक्षिण अफ्रीका में अक्सर वो लोगों से मिलने जाते थे, तो 42 किलोमीटर याद रखना ये थोड़ा। और बोआर युद्ध की बात करें तो 25-25 मील, ठीक है। तो आप देखो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अन्य साथी उनसे क्या शिक्षा लेते थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अन्य साथी उनके चलने से खुश होकर खुशी खुशी उनका अनुकरण करते थे। तो ये आपके प्रश्न थे। अब हम अभ्यास प्रश्नों में जाएंगे। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन से काम करवाया और क्यों? ये आपको पता ही है, गेहूं बीनने का काम करवाया था। वो तो अंग्रेजी झाड़ रहे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, तो उन्होंने सोचा गांधी जी ने हमें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया था? ये पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने खाना बनाने वाले में शामिल हो गए। वे तख्ते धोने लगे, सब्जी धोने लगे, सब्जी काटने लगे, ये छोटे मोटे काम करने लगे। तभी वहाँ पे उनका जो लीडर है वो आ जाता है, देखता है गांधी जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध कैसे छुड़वाया था? क्योंकि जब गांधी जी भाषण वगैरह वगैरह जो अपनी सभाएं करके आते थे, भाषण दे के आते थे, उसके बाद में थक जाते थे, तो चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रखते ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे तो उसे पिला देते थे, और अपने बिस्तर पर बच्चे को लेटा लेते थे, और इसलिए वो बच्चा वो रात को दूध जब भी मांगता तो उसको पानी पिला देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चे का दूध छुड़ाया। आश्रम में काम करने और करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? खुद काम करते थे, कोई भी काम था वो प्रतिदिन खुद करते, इसलिए और लोग भी प्रेरित होते थे। छोटा सा इसका आंसर आपको करना है। तो इसमें नहीं जाएंगे हम, प्रश्न व्यास ये हो गया। आगे चलते हैं। ये आपको सबको पता ही है। इसमें जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगेगी एग्जाम की दृष्टि से, हम उन्हीं चीज़ों को सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये थोड़ी क्रिया देख लो आप थोड़ा सा, ठीक है। क्रिया वाला भाग पोर्शन देख लो। रोपाई रोपना होता है, सिंचाई सींचना होता है, जिसमें ना लग जाए वो क्रिया होगी, ना लग जाए तो मुहावरा और क्रिया दोनों होती है, आपको पता ही है। तो ये आपको थोड़ा सा इनको देख लो। कटाई, सिलाई, रंगाई, ये रंगना, सिलना, रंगाई से रंगना, सिलाई से सिलना, कटाई से काटना, कताई से काटना, ये सब चीज़ें इसकी क्रिया हो जाएगी। मेन थोड़ा सा ये जो शब्द है इनका ध्यान रखें थोड़ा सा। ये KVS में आ सकते हैं यहाँ से कि कपड़े तो ठीक मिले हैं पर तुरपाई अच्छी नहीं है। तुरपाई उसको मिलते हैं, कपड़े तो ठीक सिले हैं पर तुरपाई अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तुरपाई आपको पता है, छोटे छोटे धागे कहीं से निकल जाते हैं तो उसको वापस से सही करना। बखिया होता है, कोई मान लो कट लग गया पैंट के ऊपर, कोई पैंट है अपनी और उस पैंट के बीच में कहीं कट लग गया, तो वो कट पे हम जो करवाते हैं, सही करवाते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं बखिया, ठीक है। कच्ची सिलाई पहले करता है टेलर, उसके बाद उसके ऊपर पक्की सिलाई करता है ताकि कोई गलती हो तो उस कच्चे धागे को निकाला जा सके। चोर सिलाई, कपड़े में चोर सिलाई की गई है, वो तो कुछ भी कर लो, ठीक है। आगे देखो, कालिक, ये आपसे इतना वाक्य में प्रयोग नहीं करवाएगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि कालिक जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो पतीला पुल्लिंग होता है, चक्की, सेवा, भराई, रोशनी और कालिक ये सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो अब हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो MCQ आते हैं एग्जाम के अंदर वहीं आए हैं, और यहीं से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप ज़्यादातर MCQ पर ध्यान दें, और बाकी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इस लेसन का निचोड़ आपके सामने बिल्कुल आ जाए। गांधी जी ने आश्रम में किन के काम भी करते थे? नौकर चाकरों के काम भी करते थे। गांधी जी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से क्या करते थे? मशीन से आटा पीसते थे, चक्की पर दलिया पीसते थे, चक्की पर आटा पीसते थे,
गांधी जी किस प्रकार आटा पीस लेते थे? मोटा व महीन आटा पीस लेते थे। गांधी जी किस काम में घंटों मेहनत करते? चक्की चलाने में, आटा पीसने में घंटों मतलब मेहनत करते थे। एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया था? एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया था? देखो यहाँ से, तो आटा कम पड़ गया था, ठीक है ना। एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया था? आटा कम पड़ गया था, तो यहाँ पे आटा ऑप्शन आ जाएगा। कौपिनधारी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए, जो शारीरिक मेहनत करते हैं। गांधी जी के लिए वैसे यूज किया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन देखते हैं एक मिनट को। शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए होता है कौपिनधारी, ठीक है। वैसे जो धोती को धारण करता है उसको बोलते हैं। गांधी जी को किस काम में श्रम नहीं लगती थी? कोई भी काम करने में गांधी जी को कोई श्रम नहीं लगती थी, ठीक है ना। शारीरिक मेहनत करने में कोई श्रम नहीं थी, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो शारीरिक मतलब मैंने लिखने पढ़ने के लिए, गेहूं बीनने का, 1 घंटे तक अपने बर्तन खुद साफ करना, बड़े बड़े पतीले साफ करने में कस्तूरबा जी ने जब तक बर्तन एकदम चमकते ना हो, चांदी सा, ये सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज के छात्रों गांधी जी से कैसे काम मिलने की आशा थी? वो सोचते थे कि हमें पढ़ने लिखने का काम है मिलेगा, तो वहाँ से पढ़ने लिखने का काम उनको मिला नहीं। गांधी जी ने छात्रों को क्या काम दिया? गेहूं बीनने का काम दिया था, आपको पता है। छात्रों ने कितने समय तक गेहूं बीना था? कम से कम 2 घंटे तक, 2 घंटे तक उन्होंने गेहूं बीना था। तो कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गांधी जी ने कितने घंटे तक? 1 घंटे तक, सॉरी हाँ, 1 घंटे तक उनको गेहूं बीनने का कार्य दिया गया था। आश्रम के नियमानुसार सब लोगों को क्या करना पड़ता था? अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते थे। एक दिन गांधी जी ने कौन सा काम अपने ऊपर ले लिया? जो बड़े बड़े पतीले थे उनको साफ करने का, वो कस्तूरबा बाई आती है और उनको फिर वो उनको दे देते हैं। गांधी जी को बड़े बड़े पतीले धोने से किसने रोका? कस्तूरबा बाजी ने रोका था। गांधी जी को कब तक संतोष न मिलता था? जब तक वो बर्तन एकदम चमकते नहीं थे, एकदम साफ नहीं थे, तब तक संतोष नहीं मिलता था। गांधी जी बर्तनों को मांझ कर कैसा चमका देते थे? चांदी सा चमका देते थे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी क्या करना चाहते थे? अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम करना चाहते थे। गांधी जी को हर प्रकार के काम करने की थी, रिक्शा की पूर्ति का, हर काम करने की शक्ति थी, शक्ति हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शब्द युगमों का अंतर्वाक्य देखो। अवस्था, दशा। अवस्था होते हैं शिशु अपने शैशव अवस्था में पूर्ण आनंद प्राप्त करता है, ठीक है। और दशा होती है रोगी की दशा अच्छी नहीं है। अनुमति, ये प्रश्न आ सकते हैं। अनुमति और आज्ञा। अनुमति, कृपया करके मुझे घर जाने की अनुमति दे। आज्ञा, राजा ने नौकर को शहर छोड़कर जाने की आज्ञा दी। तो बस ये मोटे मोटे चीज़ें हमारी थी, और मेन आपको मैंने बता दिया। मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप अपनी KVS की तैयारी को रोकें नहीं, अच्छे से करते रहें। एक लेसन इसका बचा है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट में निकाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद डायरेक्ट हम बस इसका जो बाल राम कथा है वो पढ़ेंगे। उसकी सिर्फ मैं एक ऑडियो बनाऊँगा, वो आपको भेज दूँगा। तो छठी क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और सबसे पहले छठी क्लास कंप्लीट इसी चैनल पे हुआ है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। इसके बाद धमाकेदार वीडियो आने वाली है बहुत सारी। अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, रूटीन में रखिए। देखो हम एक एक लेसन पढ़ते जा रहे हैं, तो भी देखो छठी क्लास हमने कंप्लीट कर दी है। तो आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोग लाइक एंड शेयर करें ना करें, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई जरूर करें। मैं नहीं कह रहा आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, नहीं तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई रखें, तैयारी, क्योंकि KVS में सिलेक्शन होना वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। एक बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कौटिल्य एजुकेशन हब और KVS के सर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास को जाते हैं। उसी के आधार पर ये लेसन है वन के मार्ग में, और जो क्या परेशानी आती है जब माता कैकेयी के कहने पर इनको 2 वरदान लेने होते हैं माता कैकेयी को दशरथ जी से। तो उनमें एक जो वरदान होता है वो होता है भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा होता है राम का 14 वर्ष का वनवास। तो उसी चक्कर में ये वहाँ से निकलते हैं अयोध्या से, और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ पे ये लेसन आपका शुरू होता है। तब सीता जी, लक्ष्मण और राम तीनों निकलते हैं। तो वहीं से आपका ये लेसन स्टार्ट है वन के मार्ग में। ये सवैया है, ये किसने लिखा है सवैये, कहाँ से आया ये सवैया, ये हम बता देते हैं आपको। ये तुलसीदास जी ने लिखा था, जिनका जन्म 1532 में आपको पता होगा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था।
और उनके माता पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली भी था। और इन्होंने एक कवितावली लिखी थी, एक कवितावली, ठीक है, एक कवितावली नाम का एक ग्रंथ लिखा था जिसके अंदर से अयोध्या कांड है। उसी अयोध्या कांड से ये है वो आपके वन के मार्ग के ये 2 सवैये लिए गए हैं। ये तो था कवि परिचय और लेसन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जब ये राम लक्ष्मण और सीता जब जाते हैं वन की ओर तो पुर ते निक्सी रघुबीर वधु, पुर मतलब नगर होता है, से ते निक्सी मतलब निकलना, रघुबीर वधु का मतलब होता है सीता को बोला गया है कि राम की पत्नी, रघुबीर वधु का मतलब राम की पत्नी यानी सीता। पुर ते निक्सी जब वो नगर से निकले थे, सीता नगर से निकली है तो धरी धीरे दे मग में डवग द्वे, मग मतलब रास्ता होता है, ठीक है, डग मतलब कदम होते हैं, द्वे मतलब 2 होते हैं। जब वो बाहर निकले नगर में जंगल की ओर तो 2 कदम जब उसने रखे, झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके माथे पे क्या आने लग गया, पसीना आने लग गया। पुट सूखी गए मधुरा धरवे, और जो होठ थे वो भी सूखने लग गए। फिरी बुझती है चलनो अब कैतिक पर्णकुटी करे हो किते हुए ये, यानी अब वो पूछती है राम से कि चलनो अब कैतिक, अब कितना और चलना है, पर्णकुटी हमारी पत्तों की कुटी हम कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुर पिए, तिये मतलब सीता के लिए आया, यहाँ पे ध्यान रखना, तिये की लखी आतुरता पिए की अंखिया अति चारों चली जलचवे। तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये बात सीता की सुनते हैं राम तो उनकी आंखों में सुंदर सुंदर आंखों में, अति चारु का मतलब होता है सुंदर आंखें, उनकी सुंदर सुंदर आंखों में है वो क्या हो जाता है, जल की धारा बहने लगती है, यानी उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जल को गए लखुनी, अब सीता कहती है दूसरे सवैये देखना एक तो दूसरे सवैये में कहती है कि लक्ष्मण है वो जल लाने के लिए गए हैं, लरिका परीक्षो पिए अच्छा है घड़ी के डाडे। तो वहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ी देर के लिए वो कहती है कि वो बच्चा है, लरिका मतलब बालक है, ठीक है, कौन, लक्ष्मण, और वो पानी लाने के लिए गया है तो हम थोड़ी देर छाँव में रुक जाते हैं। छाँ घड़ी का मतलब एक घड़ी, घड़ी का मतलब होता है एक घड़ी, हम छाँव में रुक जाते हैं जब तक बालक लक्ष्मण है वो पानी लेकर आते हैं। पहुँची पसेऊ ब्यारी करो अरु बाहें पखाड़ियो भू भरी ढाडे, और जब तक हम क्या करते हैं अपने पसीने को पूंछ लेते हैं और जब तक अरु पाएँ, और मेरे पैरों को पखाड़िए मतलब होता है धोना, ठीक है, साफ़ करना। भू भरी मतलब होता है गर्म रेत, भू भरी जैसे राख को बोला जाता है वैसे यहाँ पे गर्म तेल से और गर्म रेत से लिया गया है, ठीक है ना। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम लोकंटक काटे, और इसी बात को देखकर श्री राम जी समझ गए हैं कि सीता है वो बहुत थक चुकी है, तो प्रियाश्रम जनी के बैठी विलम लोकंटक काटे, और वो जानबूझ के अपने पैरों में से जो कांटे हैं वो धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं ताकि कुछ देर और बैठे रहें। जानकी नहा को नेह लेख्यो, ये सब जानकी मतलब सीता है वो देख रही थी, पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े, और उनका प्यार उनके लिए और बढ़ जाता है ये सब चीज़ें देखकर। तो ये तो था एक छोटा सा झलक इसका। अभी अब आपको मैं डिटेल से आपको इसमें और बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से वन के मार्ग में। तो ये कवि परिचय था। यहाँ पे देखो कौन कौन सी तुलसीदास जी ने वो कविताएं लिखी है। देखो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ काव्य है। रामचरितमानस है वो तुलसीदास का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास जी की भाषा वो अवध व ब्रज रही है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और कवितावली मुक्तक काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बता दूं, कवि शब्द याद रखना। कवि का मतलब कवितावली, वी मतलब विनय पत्रिका, ये दोनों ब्रज भाषा के अंदर है। कविता परिचय देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मैंने जैसे बताया था आपको कि रचित यह सवैया उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवीएस वालों के लिए। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो पिता की आज्ञा मानकर राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वियों के भेष में वन में निकल पड़ते हैं। वन मार्ग में उन्हें क्या क्या परेशानी आती है, कवि ने इसका जो वर्णन किया है वह हृदय को छू लेने वाला है। उसके नीचे चलते हैं हम। देखिए पहले हम इनके शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखो मैंने बताया था पूर्व मतलब होता है नगर, निक्षी मतलब निकली, रघुवीर वधु मतलब सीता जी, मैंने आपको बताया था। उसके अंदर
धरी धारण करके, धीरे मतलब धैर्य, मग मतलब रास्ता होता है, डग मतलब कदम। ये आप इसके अंदर कठिन शब्दार्थ को ढंग से आप याद कर लेना, ताकि इनमें से ही प्रश्न पूछ सकता है। झलकी मतलब दिखाई दी, भाल मतलब मस्तक ललाट होता है, कनी मतलब बूंदे होती है पानी की, पुट मतलब होठ, बुझती मतलब पूछती है, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की बनी हुई कुटिया, कित मतलब कहाँ है, तीय मतलब पत्नी, आतुरता मतलब व्याकुलता, चारु मतलब सुंदर, च्वे मतलब गिरना। यानी जो राम के आंखों में से, सुंदर आंखों में से आंसू गिरे थे, ये चीज़ें हैं। प्रस्तुत सवैया तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के बालकांड के वन के मार्ग में नामक पाठ से लिया गया है। अब देखो यहाँ पे प्रस्तुत कवितावली के बालकांड के वन के मार्ग से नामक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति में राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाने समय मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। अब देखिए, कवि कहता है कि पहले महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी जब नगर से निकलकर धैर्य धारण करते रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके दोनों मधुर होठ सूख गए। फिर वे राम से पूछती है कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों में आगे आंसू आने लग जाते हैं। तो इसके प्रश्न भी कर लेते हैं। पहले सवैया के हम, प्रस्तुत सवैया किस कवि द्वारा लिखा गया है? वो तुलसीदास द्वारा। सवैया में कवि क्या वर्णन कर रहा है? प्रस्तुत सवैया में कवि राम, लक्ष्मण, सीता को वनवास में जाते समय मार्ग में होने वाली परेशानियों का वर्णन कर रहा है। वन में जाती सीता जी का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है, तो वो हम देखते हैं। देखो किस प्रकार किया है यहाँ से। तो सीता जी का नगर से निकलकर धैर्य धारण कर अभी 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पसीने की बूंदें झलक आई और उनके दोनों मधुर होठ है वो सूख गए थे। सीता राम से क्या पूछती है? सीता राम से पूछती है कि प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। कवि और कविता का नाम क्या है? कवि आपको पता है तुलसीदास है और कविता का नाम है वन के मार्ग में। इसके बाद में देखो दूसरा 2 सवैया मैंने पढ़ा, जल को गए विलोचन बाड़े वाला। तो लखनऊ मतलब लक्ष्मण होता है, लड़िका मतलब लड़का, परीखो मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, छा मतलब छाया, घड़ी मतलब मैंने आपको बताया था 1 घड़ी 1 समय, ठाढ़े मतलब खड़ा होना, पसेऊ मतलब पसीना, ब्यारी मतलब होता है हवा, पखारियो मतलब होता है धोना, भूभरी ये पूछ सकता है, ये शब्द नया है थोड़ा सा, तो ये आपसे पूछ सकता है, देखना। भूभरी, गर्म रेत को कहा जाता है भूभरी, देखना। श्रम मतलब मेहनत होता है, थकावट, विलम्ब मतलब देर, कंटक मतलब कांटा, काटना मतलब निकालना, ये राजस्थानी शब्द है काटना, नेहू मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखकर, तनु मतलब शरीर, वारी मतलब पानी, 2 पे वारी नीर होता है ना, इसके जो पर्यायवाची होते हैं। विलोचन मतलब होता है आंखों से देखना या आंखें। तो कवि ने राम ने सीता जी के थकान को देखे पैरों से कांटे निकालने देर लगाने का सुंदर वर्णन इसके अंदर किया गया है। सीता जी ने श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण बालक है, वे जल लेने गए हैं, कहीं छाया के 1 घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए, मैं आपका पसीना पहुँचकर हवा करूँगी और गर्म बालू से जल चुके पैरों को धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट कर देखे श्री राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। ठीक है, जब सीता जी ने राम का यह प्रेम देखा था उनके शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में से आंसू भर आए। तो ये था इसके प्रश्न आंसर देखते हैं अभी। प्रस्तुत सवैया किस कवि द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी द्वारा। सीता जी ने लक्ष्मण के लिए राम से क्या कहती है? सीता जी लक्ष्मण जी के लिए राम से कहती है कि वे अभी बालक है, वे जल लेने गए हैं, इसलिए कहीं छाया में 1 घड़ी खड़े होकर हम इनका इंतजार करते हैं। सीता जी और राम जी की सेवा किस प्रकार करना चाहती हैं? सीता जी राम से कहती है कि मैं आपका पसीना पहुँचकर हवा करूँगी और गर्म बालू से जल चुके पैरों को धो दूँगी। तो ये इसलिए वो उससे कहती हैं। जानकी नाहक और नेह लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जानकी नाहक इसका पंक्ति का है, जब सीता जी ने राम का यह प्रेम सीता के पाँव से कांटे निकालने का देखा था, उस शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। तो ये था आपका लेसन। बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और उसके बाद में यहाँ से प्रश्नाभ्यास करेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उनके मतलब होठ है वो सूख गए थे, माथे पर पसीना आ गया था और वो थक गई थी और वो आराम करने के लिए कहती है, ये बात थी। उसके बाद में अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कामना है, किसने किससे पूछा और क्यों? अब यह बात आपने पता है कि सीता जी ने राम से पूछी थी क्योंकि वह महलों में रहने वाली सुकुमारी थी, वन के कठिन मार्ग पर कुछ क्षण चलते हुए थक गई थी, उनके होठ सूख गए थे, माथे पर पसीना आ गया था।
राम ने थकी हुई सीता को क्या सहायता की? राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम मिलने का मौका मिल जाए, उनकी थकान दूर हो जाए। दोनों सवैयों के प्रसंग अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले में क्या, प्रथम सवैये में कवि ने राम सीता के वन जाने और मार्ग में होने वाली कठिनाई का वर्णन किया है। दूसरे सवैये में कवि ने सीता की थकान से पीड़ित होकर उन्हें आराम देने के लिए राम के द्वारा देर तक पैर में कांटे निकालने का वर्णन किया गया है। पाठ के आधार पर बताइए, वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वन का मार्ग वो ऊंचा नीचा होता है, पथरीला होता है, मार्ग में बड़े बड़े झाड़ियाँ होती है, तेज धूप के कारण मार्ग की धूल गर्म हो जाती है, जिस पर चलना अत्यधिक कठिन होता है और मार्ग में अनेक सारी कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, ये था। लखी मतलब देख कर होता है, ये थोड़ा सा देख लेना। पहुँची मतलब पहुँच कर, धरी मतलब रख कर, धैर्य धारण कर, जानगी मतलब जानकर। ठीक है, और थोड़ा इधर देखते हैं। करती, पंजाबी शब्द कर दी, खादी, छोड़ो इनको हम नहीं कर रहे। मिट्टी का गहना अंधकार डूबा है, इसमें एक बीज है, उसमें एक बीज डूबा हुआ है। पुत्र ने तेनिक्षी रघुवीर बधु पंक्ति है। सीता जी नगर से निकली, पुट सूखी गए, मधुरा वे दोनों मधुर होठ सूख गए। बैठी विलम्ब लो कंटक काटे, देर तक बैठकर कांटे निकालना, ये तो आई है मन चीज़ें हमने पढ़ी ली। दो ही तो सवैये इसके अंदर, और जिनको आपको कठिन शब्दार्थ पढ़ लेना तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी, और इनका जो सारांश है वो पढ़ लेना। सीता जी अभी कितने कदम चली थी? दो कदम चली थी। कितने कदम चली थी? 2 कदम चली थी सीता जी। किसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी? वो आ गई थी सीता जी के। ठीक है, सीता जी के माथे पर 2 बूंदें आ गई थी पसीने की, जब वो 2 कदम चलती है। पर्णकुटी बनाने से संबंधित प्रश्न किसने किया? सीता जी ने किया था कि हम कहाँ पे पर्णकुटी बनाएंगे। श्री राम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? सीता जी की व्याकुलता देखकर, कांटों पर चलने के कारण, मार्ग के कष्टों के कारण, लक्ष्मण जी को पीड़ा। सीता जी की व्याकुलता को देखकर। धीर शब्द का धैर्य रखना, धीर शब्द का मतलब होता है धैर्य। ठीक है, उसके बाद में सीता जी के कहाँ खड़े होकर लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करने को कहती है? छाँव में कहती है कि छाँव में हम खड़े जाते हैं, तब तक वो आ जाएंगे। श्री राम के पाँव की क्या स्थिति थी? पसीने से भीग गए थे, मिट्टी से सन गए थे, गंदे हो गए थे, गर्म रेत से जल गए थे, श्री राम जी देर तक क्या करते रहे? पैरों से कांटे निकालते रहे। वही सीता जी के पैरों से कांटे निकाल रहे थे। सीता जी ने क्या देखकर पुलकित तो उठी थी? श्री राम का प्रेम देखकर पुलकित तो उठी थी। लड़का का अर्थ मतलब लड़का होता है। लड़का मतलब क्या होता है? लड़का या बालक होता है, ध्यान रखना। तो ये थे आपके MCQ प्रश्न। अब इसमें थोड़ा भाव देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, आपका ध्यान रखना। प्रथम सवैया में महाकवि तुलसीदास जी ने क्या भाव व्यक्त किए? प्रथम सवैया में महाकवि तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण और सीता को वनवास में जाते समय मार्ग में होने वाली परेशानियों में हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। वन जाते समय 2 कदम चलते ही सीता जी को क्या हाल हुआ? 2 कदम चलते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और होठ उनके सूख गए। वन मार्ग में 2 कदम चलने के पश्चात सीता राम से क्या पूछती है? वन मार्ग में 2 कदम चलने के पश्चात सीता राम से पूछती है कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है? आराम करने के लिए पत्तों की कुटियाँ कहाँ बनाएंगे? सीता जी की व्याकुलता को देखकर राम जी क्या हाल हुआ? सीता जी की व्याकुलता को देखकर राम जी के सुंदर सुंदर आंखों से क्या हो गए? आंसू निकलने लगे। निक्षी मतलब निकली शब्दों के अर्थ है। धीर मतलब धैर्य, भार मतलब मस्तक, कनी मतलब बूंदे। ठीक है, बस ये मोटे मोटे जाते चीज़ यही थी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। अब 2 चैप्टर बाकी रहेंगे 6ठी क्लास के, उसके बाद में हम 7वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले इनके MCQ हमने साथ साथ भी कर लिए, सारी चीज़ें पढ़ लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।